हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका एक बार फिर से मेरे यूट्यूब चैनल पर। और हम अंबिकापुर बॉटनिस्ट आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास हेपेटिकोप्सिडा मार्केंशिया जो मेंबर है इसके अंतर्गत। पिछले वाले वीडियो में हमने पढ़ा था रिक्सिया के बारे में। ये मार्केंशिया उसी से मिलता जुलता उसका एक और मेंबर है हेपेटिकोप्सिडा क्लास का। तो इसके जो जनरल कैरेक्टरिस्टिक हैं हेपेटिकोप्सिडा के वो हमने पिछले वीडियो में भी देखे थे। वो सेम एज इट इज़ रिक्सिया की तरह ही है। ये डोमिनेंट गैमेटोफाइट इसमें पाया जाता है। इसमें वास्कुलर सिस्टम एब्सेंट होता है। गैमेटोफाइट कहने का मतलब ऐसा थैलोइड बॉडी जिसमें कि गैमेट्स का निर्माण होता है, उन्हें वैसे थैलस को हम गैमेटोफाइट कहते हैं। और ऐसा प्लांट बॉडी जिसमें कि वास्कुलर सिस्टम के जो टिश्यूज़ होते हैं जाइलम और फ्लोएम एब्सेंट होते हैं और सेल टू सेल कनेक्शन के थ्रू जिनमें कंडक्शन की प्रोसेस होती है, उन्हें नॉन वास्कुलर प्लांट्स कहा जाता है। पैरेंकाइमा सेल्स मोस्टली प्रोमिनेंट इसमें पाए जाते हैं, जिससे कि सारा ट्रांसपोर्ट वाला जो सिस्टम है वो कैरी ऑन होता है। इसमें जो स्पोरोफाइट है वो डिपेंड करता है गैमेटोफाइट के ऊपर, और जो डिप्लॉयड स्थिति है स्पोरोफाइट की वह आफ्टर स्पोरोफाइट के डेवलपमेंट के बाद आती है। और यह एक विशेष तरह का स्ट्रक्चर होता है जो गैमेटोफाइट के ऊपर ही अपने न्यूट्रिशन और सपोर्ट के लिए पूरी तरीके से निर्भर होता है। इसका टैक्सोनॉमी और एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी वगैरह अगर हम देखें तो डिवीजन ब्रायोफाइटा के अंतर्गत ये आते हैं। क्लास हेपेटिकोप्सिडा है जिसे हम लीवर वर्ड्स भी कहते हैं। ऑर्डर मार्केंशियल्स, फैमिली मार्केंशिएसी, और जीनस आज हम देख रहे हैं मार्केंशिया। थैलस के विशेष जो फीचर्स हैं वो ये हैं कि जो थैलस है वो फ्लैट होगा, चपटा होगा, प्रोस्टेट होगा, उभरा हुआ होगा, और फीते की तरह ग्रीन थैलस इसमें पूरा आपका दिखाई पड़ता है। और इसमें लगातार बहुत सारी ये ब्रांचिंग आपको दिखाई पड़ती है। ब्रांचिंग कहने का मतलब ये इस तरीके की जो ये अलग अलग दो एरियाज़ में ये विभक्त हो जा रहा है, इसी को डाइकोटोमस ब्रांचिंग कहा जाता है। ठीक है। और इसके पश्चात आप इसमें देखते हैं कि इसमें सेंट्रल मिड रिब भी पाया जाता है। सेंट्रल मिड रिब इसका ये वाला जो ये ब्लैक कलर की जो लाइनिंग है इसी को सेंट्रल मिड रिब कहा गया है। और ये जो बीच में ये दोनों ब्रांच के बीच में जो खांचे जैसी स्थित स्ट्रक्चर दिखाई दे रही है इसको एपिकल नॉच कहा जाता है। तो इसका निर्माण इसमें आप देख सकते हैं। इसके पश्चात इंटरनल एनाटॉमी अगर हम थैलस की देखें तो जैसा कि रिक्सिया का था और मार्केंशिया का भी वैसा ही सिमिलर होता है। दो पार्ट्स में ये विभाजित हो जाते हैं। अगर हम इसका टीएस काट करके माइक्रोस्कोप के अंदर देखते हैं तो पहला भाग होता है अपर फोटोसिंथेटिक जोन, जिसमें कि सारी फोटोसिंथेसिस की क्रियाएं होती हैं, जो कि इसमें क्लोरोफिल पाया जाता है इस एरिया में। और इसमें बहुत सारे एयर पोर्स पाए जाते हैं जो कि गैसियस एक्सचेंज के लिए जिम्मेदार होते हैं। वहीं इसमें एसिमिलेटरी फिलामेंट क्लोरेनकाइमा नाम के टिश्यूज़ का बना हुआ इसमें पाया जाता है, जो कि क्लोरोप्लास्ट से भरपूर होता है। लोअर जो रीजन है उसे लोअर स्टोरेज जोन कहा जाता है, क्योंकि फोटोसिंथेसिस के बाद जो भी प्रोडक्ट बनता है वह इसी जोन में जा कर के स्टोर हो जाता है। और किस रूप में स्टोर होता है? स्टार्च, म्यूसिलेज और ऑयल ड्रॉपलेट्स के रूप में यहाँ पर स्टोर रहता है। इसके जो नीचे में विशेष तरह के जड़ जैसी संरचनाएं पाई जाती हैं जिन्हें राइजॉइड्स कहते हैं, वो दो तरीके के पाए जाते हैं। एक स्मूथ वॉल्ड होते हैं और दूसरे ट्यूबरकुलेटेड होते हैं। स्मूथ वॉल्ड और ट्यूबरकुलेटेड दोनों तरीके के जो राइजॉइड हैं वो यूनिसेल्यूलर होते हैं, यानी एक कोशिकीय प्रकार के होते हैं। इनमें असेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है गेमी के थ्रू देखा गया है मार्केंशिया में। ये इसका कॉन्ट्रास्टिंग फीचर है, आप इसे एकदम हाईलाइट करके नोट डाउन कर लीजिएगा। गेमी कप्स का जो निर्माण है वो मार्केंशिया थैलस के ऊपर में गैमेटोफाइट के ऊपर में होता है। और ये जो गेमी हैं वो मल्टीसेलुलर बॉडीज़ होती हैं और ये स्पेशलाइज्ड होती हैं, वेजिटेटिव बॉडी होती हैं स्पेशलाइज्ड रूप से, जो कि नए थैलस को जन्म देने में सक्षम होती हैं। ये जो गेमी नाम के जो विशेष बॉडीज़ हैं इनका निर्माण गेमा कप के अंदर होता है, और ये गेमा कप मिड रिब वाले एरिया में थैलस के ऊपर डेवलप करते हैं।
और जैसे ही इन गेमा कप के ऊपर किसी भी समय जब बारिश की बूंदें इन पर कप के ऊपर पड़ती हैं तो इसमें से जो गेमी है वह बिखर करके बाहर आ जाते हैं और दूसरी जगह नम भूमि या मिट्टी पर जाकर के गिरने पर वह नए हैप्लॉइड थैलस को जन्म देते हैं। सेक्सुअल ऑर्गन्स इसमें अगर आप देखें तो वो एंथेरिडियोफोर मेल सेक्सुअल ऑर्गन के रूप में आपको पहला तो देखने को मिलेगा और दूसरा आर्किगोनियोफोर फीमेल सेक्सुअल ऑर्गन के रूप में आपको देखने को मिलेगा। मार्केंशिया मोस्टली डायोसियस होते हैं। मेल प्लांट्स जो अलग होते हैं और फीमेल प्लांट्स अलग होते हैं। मेल प्लांट्स में मेल एंथेरिडियोफोर का मेल ऑर्गन जो होता है एंथेरिडियोफोर उसका निर्माण होता है और थैलस के ऊपरी भाग में इसका निर्माण होता है और यह डिस्क की तरह स्ट्रक्चर होती है 8 लोब्ड की और इसमें ऊपर वाले भाग में सारे जो एंथेरिडिया है या स्पर्म्स हैं उनका निर्माण इसमें पाया जाता है। वहीं जो फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है वो फीमेल प्लांट में ही जन्म लेते हैं और ये आर्किगोनियोफोर अम्ब्रेला या छतरी के जैसी स्ट्रक्चर होती हैं जो कि 9 फिंगर लाइक स्ट्रक्चर्स के थ्रू बनी हैं ऐसा प्रतीत होती हैं। और इनमें जो आर्किगोनिया है जो फीमेल सेक्स ऑर्गन है उसमें एक सिंगल सेल का निर्माण होता है और ये जो सिंगल सेल का जो सिंगल एग सेल है वह लोअर सरफेस में प्रोटेक्टेड रहता है। मेल और फीमेल गेमेटोफोर्स जो हैं इसके उसमें अगर हम कंपैरिजन देखें तो कुछ ऐसा होगा कि एंथेरिडियोफोर का स्ट्रक्चर और शेप अगर हम देखें तो वो ज़्यादातर फ्लैट होते हैं या 8 डिस्क लोब्ड वाले होते हैं। वहीं आर्किगोनियोफोर का जो स्ट्रक्चर है वो अम्ब्रेला जैसा होता है और 9 उंगली जैसी जो संरचनाएं हैं उनसे मिलकर इसका जो पूरा डिस्क है वो बना होता है। जो सेक्स ऑर्गन इसमें बनेंगे एंथेरिडियोफोर में वो एंथेरिडिया कहलाते हैं जिसके थ्रू स्पर्म्स का निर्माण होता है। वहीं आर्किगोनियोफोर में जो सेक्स ऑर्गन डेवलप होगा वो एग कहलाता है और आर्किगोनिया कहलाता है जिसके भीतर में एग सेल का निर्माण होता है। ऑर्गन का जो पोजीशन है एंथेरिडियोफोर का पोजीशन थैलस में कैविटीज़ के भीतर अपर सरफेस में ये डेवलप करते हैं जबकि आर्किगोनियोफोर बाहर लोअर सरफेस में हैंगिंग इन्वर्टेड रूप में इनका डेवलपमेंट होता है यानी कि लटके हुए ये दिखाई पड़ते हैं डॉर्सल सरफेस में। फिर गैमेट्स जो एंथेरिडियोफोर में बनते हैं वो मोटाइल या फिर चल प्रकार के होते हैं। बाइफ्लैजिलेट एंथेरोजॉइड्स होते हैं, इनमें फ्लैजिला पाया जाता है। आर्किगोनियोफोर जो फीमेल गैमेट्स हैं वो मोस्टली नॉन मोटाइल या फिर अचल प्रकार के होते हैं और सिंगल सेल का बना हुआ एक एग सेल इसमें बड़े साइज़ का नीचे आपको थैलस में धंसा हुआ आपको मिल जाएगा। प्रोटेक्शन मैकेनिज़्म जो एंथेरिडियोफोर का है वो क्या है कि एंथेरिडिया जो है वो एंथेरिडियल जैकेट से चारों ओर ढका हुआ होता है। आर्किगोनियोफोर जो है वो पेरिकाइटियम और रेस नाम की विशेष जो संरचनाएं हैं उसके थ्रू प्रोटेक्टेड रहते हैं। बायोलॉजिकल फीचर्स अगर देखें तो 100% पूरा जो फर्टिलाइजेशन है वो वाटर डिपेंडेंट है। पानी के बिना फर्टिलाइजेशन की प्रक्रिया पूरी नहीं हो सकती। जो स्प्लैश कप मैकेनिज़्म है जिसमें कि रेन वाटर गेमा कप के ऊपर गिरता है और गेमी उससे छिटक करके बाहर आता है, बिना रेन वाटर के प्रेजेंस के वो संभव नहीं है। वहीं डाइप्लॉइड स्पोरोफाइट जो फर्टिलाइज जाइगोट जो है डाइप्लॉइड प्रकार का वह भी उसका जो डेवलपमेंट है फूड सीटा कैप्सूल में उसके लिए भी पर्याप्त मात्रा में क्या चाहिए, जल की आपूर्ति चाहिए। इलेटर्स भी तभी एक्टिव हो पाते हैं जब हाइग्रोस्कोपिक वाटर के कांटेक्ट में वो आएँ। इसी वजह से इन्हें हाइग्रोस्कोपिक इलेटर्स भी कहा जाता है और इसी के थ्रू इनका डिस्पर्सल भी देखा गया है। लाइफ साइकिल अगर हम देखें मार्केंशिया का तो गैमेटोफाइट एन फेज में शुरुआत में ही ये जब
इनका जन्म होता है तब ये होते हैं और नंबर ऑफ क्रोमोसोम इनमें तब n पाए जाते हैं। इनके थैलस में मेल और फीमेल गैमेटोफोर्स का निर्माण होता है एंथेरिडियोफोर और आर्किगोनियोफोर के रूप में। और जब इनसे जो गैमेट्स हैं डेवलप हो जाते हैं तो उनमें आपस में फर्टिलाइजेशन की क्रिया होती है और ये जो फर्टिलाइजेशन है पूरी वाटर डिपेंडेंट है। और फर्टिलाइजेशन के पश्चात इनमें जाइगोट और डाइप्लॉइड किस्म का 2n प्रकार का बनता है। ये जाइगोट देन आफ्टर डेवलप करता है फूट सीटा एंड कैप्सूल वाले भागों को, जो कि एक पूरा स्पोरोफाइट के रूप में ये डेवलप हो जाते हैं, जो कि अगेन डाइप्लॉइड प्रकार का होगा। इन स्पोरोफाइट में देन स्पोर्स का निर्माण होता है और ये जो स्पोर्स हैं मियोसिस सेल डिवीजन के थ्रू इनमें स्पोर्स का निर्माण होता है और ये हैप्लॉइड प्रकार के सारे स्पोर्स होते हैं, यानी कि नंबर ऑफ क्रोमोसोम अगेन हाफ हो जाते हैं। और यह जो स्पोर्स हैं आगे चल के जब भी फेवरेबल कंडीशन मॉइस्चर के पाएंगे तब ये जर्मिनेट होकर के नए थैलस को जन्म देते हैं और अगेन उस तरीके से एक गैमेटोफाइट का निर्माण हो जाता है। यहाँ पर आप इकोलॉजिकल रिसर्च वैल्यू अगर हम देखें तो अलग अलग जो आपके थैलोफाइटा के मेंबर्स हैं वो सॉइल की बाइंडिंग के लिए, सॉइल इरोजन रोकने के लिए, फॉरेस्ट फ्लोर को नम बनाए रखने के लिए, जो कहीं भी सक्सेशन अगर होना है प्लांट कम्युनिटी का, यानी कि कहीं शुरुआत से वेजिटेशन अगर शुरू होना है तो शुरुआती जो मेंबर हैं वो थैलोफाइटा के मेंबर्स ही होते हैं। जैसे कभी जंगल में आग वगैरह लग जाती है या फॉरेस्ट की क्लियरेंस हो जाती है तो वहाँ शुरुआत में सबसे पहला जो प्लांट का स्पीशीज़ है वहाँ सबसे पहले अगर पाया जाएगा तो वो एल्गी, फंजाई या इस तरीके की जो प्राइमरी जो आपके थैलोफाइटा के मेंबर्स हैं यही वहाँ पे उगते हैं। उसके बाद फिर बाकी के स्मॉल प्लांट्स का जन्म वहाँ पे होता है। देन मॉडल ऑर्गेनिज्म के रूप में भी इनको स्टडी किया जाता है, इवोल्यूशन कैसे हुआ प्लांट्स में, और बाकी डेवलपमेंटल बायोलॉजी में भी इनका अपना अलग ही महत्व है। तो एट लास्ट आपके मन में डेफिनेटली आपने अगर ध्यान से सारा वीडियो देखा है और सारे लेक्चर सुने हैं तो आपके मन में कोई ना कोई क्वेरीज क्वेश्चंस आ ही रहे होंगे। कमेंट बॉक्स पे ज़रूर आप उसे शेयर करिएगा। और इसी के साथ मैं वाइंड अप करती हूँ आज का मार्केंशिया टॉपिक को, और नेक्स्ट हम अपने अगले टॉपिक के साथ आपसे दोबारा मिलेंगे। तब तक के लिए थैंक यू। प्लीज़ इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों को शेयर भी ज़रूर कर दीजिएगा।